प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारी अकाउंटिंग को सीखने के लिए पहला कदम बेसिक का बढ़ाया था और वो था बेसिक कंसेप्ट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, जिससे हमको ये पता चला कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आम तौर पे बोले जाएंगे, तो उसका मतलब आपको पहले से अकाउंटिंग में पता होना चाहिए, इसलिए आपको वो बेसिक कंसेप्ट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग पढ़ाया गया। बोलिए, क्लियर है आपको? तो अब अगर अकाउंटिंग के अंदर कभी भी अगर मैं बोलूं कि चलो हमें जर्नल एंट्री करना है, तो इसका मतलब समझ में आएगा ना आपको, क्योंकि हमने आपको बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ा दिए। चलो ट्रांजैक्शंस को देखो, इसका मतलब समझ में आएगा आपको। डेटर, क्रेडिटर, असेट, लायबिलिटी, फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स, गुड डेब्ट्स, ऐसी ये जो बातें हैं, ये रूटीन वाली बातें हैं जब हम अकाउंटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम में चले जाएंगे, ये बातें आएंगी तो क्या होता, प्रॉब्लम साइड में रह जाता है, यही बातों पे चर्चा होती, क्योंकि बच्चा बोलता है इसका मतलब क्या है मुझे मालूम नहीं। तो ये आपके साथ ना हो बोल के पहले ही ये जो आम तौर पे यूज होने वाले शब्द है, कंसेप्ट है, पहले ही आपको बता दिए गए। तो पहला स्टेप हमारा बेसिक का कंप्लीट हो चुका है। तो आमतौर पे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर बेसिक के कितने स्टेजेस है? तो अभी हम स्टेज 1 पार किए, ठीक है। और अब आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है स्टेज 2। अब आप बोलेंगे है कितने स्टेजेस? 3। बोलिए, पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो हमको 3 स्टेजेस से गुजरते हुए जाना, जिसमें से पहला स्टेज बेसिक कंसेप्ट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग हम कंप्लीट कर चुके। बोलिए, क्लियर है? अब आज हम क्या देखने वाले? तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हिसाब एक्चुअल में होता क्या है। हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं, हमको जो अकाउंटिंग सीखना है, तो अकाउंटिंग एक्चुअल में होती काय में है। बोलो, क्या ये बात समझी आपको? तो वो आज उसका इंट्रोडक्शन हम देखने वाले, और सारी की सारी डिटेल आपको इस लेक्चर में अकाउंटिंग किस में की जाती है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। बोलो, पॉइंट क्लियर है? तो फिर सवाल पैदा होता है कि अकाउंटिंग होती काय में है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें एक ना स्ट्रक्चर बनाना होता है। एकदम बेसिक से जा रहा हूं मैं, एकदम शुरू से, ऐसा कि भाई किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता है तो उसको भी समझ में आ जाए। क्लियर है? तो एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, एक ढांचा बनाना होता है, एक फॉर्मेट बनाना होता है। ये फॉर्मेट जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज का है, फॉर्मेट, ठीक है ना। अगर सादी भाषा में आप मुझसे अगर पूछ रहे हो तो एक टेबल बनाना होता है, सिंपल। बोलो, पॉइंट क्लियर है? और उसी टेबल को, उसी फॉर्मेट को बोला जाता है अकाउंट। बोलिए, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो आज हम किसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं? अकाउंट। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि अकाउंट क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके का होता है, कैसा बनाया जाता है, तो आप मुझे बताओ, आप अकाउंटिंग कैसा सीख सकते हो? क्योंकि अकाउंटिंग जिसमें करना है उसके बारे में ही आपको पता नहीं है। तो पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि अकाउंटिंग होती काय में है, उसका डिटेल जान। जैसे ही आपको पता चल गया, अच्छा सर इसमें होती है अकाउंटिंग, तो जरा इसका इंट्रोडक्शन तो दो, इसका परिचय कराओ। तो हम आपको आज उसका परिचय कराने वाले, और जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो आपके मन में अगला सवाल उठेगा, जो कि अगले स्टेज का है। वो क्या? कि सर अब इसमें अकाउंटिंग कैसी होती, वो अगली बात है। बोलिए, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? तो फिर हम क्या देखने वाले हैं आज? अकाउंट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, ये आज का टॉपिक है हमारा, स्टेज 2 हमारा ये है, ठीक है। अब अकाउंटिंग जब हम करते हैं पैसों का हिसाब, तो याद रखो पैसों का हिसाब अकाउंट में किया जाता है। बोलिए, पॉइंट क्लियर है? अब अकाउंट एक्चुअल में है क्या?
तो अकाउंट एक फॉर्मेट है। अब सवाल ये पैदा होता कि ये अकाउंट एक्चुअल में बनते कहाँ है, क्योंकि मैंने तो आपको कहा था कि अकाउंटिंग के 2 बुक्स है। याद है आपको सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था जिसका नाम था बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ऐसी कितनी किताबें होती है अकाउंटिंग के अंदर, तो आपने बेसिक कंसेप्ट्स में कंप्लीट किया 2 है। पहली बुक का नाम जर्नल और दूसरी बुक का नाम लेजर। तो ये अकाउंट कौन सी बुक में बनते हैं, तो जवाब है कि ये अकाउंट बनते हैं लेजर। बोलिए पॉइंट क्लियर है आपको अच्छे से? लेजर में बनाए जाते हैं ये अकाउंट्स। तो अब पॉइंट ये है कि ये अकाउंट बनता कैसा है। लेजर हमारी अकाउंट की दूसरी बुक है, उसके अंदर ये अकाउंट बनाया कैसा जाता है, किस तरीके का ये स्ट्रक्चर या ढांचा या फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बोलो क्या देखने वाले हैं हम? मैंने बहुत वक्त देके और अच्छे से समझाया, क्या आपको समझ में आया? क्या हम शुरू करें इंट्रोडक्शन टू अकाउंट? तो क्या होता है अकाउंट? सिंपल मायनों में अगर आप पूछेंगे तो ये टेबल दिखता कैसा, होता कैसा? तो आपको ABCD ये लेटर्स पता है ना, उसमें एक टी लेटर है, तो टी फॉर्म की तरह दिखने वाला ढांचा होता है अकाउंट। मतलब मैं यहां टी बना रहा हूं, जब आप अकाउंट बनाओगे हिसाब करने के लिए तो ऐसा बनेगा। तो बताइए ये टी लेटर की तरह दिख रहा है या नहीं? तो इसलिए बोला जाता अकाउंट इज ए टी फॉर्म फॉर्मेट। समझ में आया क्या है? टी फॉर्म का फॉर्मेट है। अब आप बोलेंगे सर ये टी क्यों है, ABCDEFGH क्यों नहीं आया इसके अंदर, टीच क्यों आया? रियलिटी देखा जाए तो समझाने के लिए टी लेटर की तरह दिखने वाला है बोल रहा है। ऐसा क्यों क्यों ये टी लेटर की तरह दिखता है? द रीजन इज जिस तरह से तराजू होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कहावत सुने, हिसाब कैसा होना चाहिए? बराबर। एक बार और, हिसाब कैसा होना चाहिए? बराबर। तो अब आप मुझे बताओ, हिसाब को बराबर अगर करना है तो एग्जाम्पल तराजू का लेते हैं। तराजू तो देखे ना सब, ठीक है। तो तराजू के कितने हिस्से होते हैं? वो दोनों हिस्से जब तक बराबर नहीं होते ना सामान लिया जाता है ना सामान दिया जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब बराबर होना चाहिए। तो उसी तरह से हम जब पैसों का हिसाब करेंगे तो वो भी बराबर होना चाहिए। जैसा तराजू के 2 हिस्से होते हैं, उसी तरह से हम जिसमें हिसाब करते हैं अकाउंट, उसके भी 2 हिस्से होते हैं। बोलिए बात आपको समझ में आई? अब 2 हिस्से करना है इसको, तो ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन ऐसी मारेंगे और 2 हिस्से करना है ना, तो फिर पेज का सेंटर कर देंगे। एक ये साइड बन जाएंगी, एक ये साइड बन जाएंगी। तो हमें इस फॉर्मेट को ऐसा बनाना होता है कि 2 हिस्से दिख सके, और जब हम उसको 2 हिस्से दिखाते हुए बनाते हैं तो वो टी लेटर की तरह दिखता है। दैट्स ऑल, इसके अलावा और कोई मिस्ट्री नहीं है इसकी। बोलो पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो ये टी फॉर्म का फॉर्मेट है विच इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये टी फॉर्म का फॉर्मेट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम 2 बराबर बराबर हिस्से कर सके। कभी आपने कोई तराजू ऐसा देखा, तराजू के 2 हिस्से, इधर बहुत बड़ी प्लेट लगी हुई और इधर छोटी वाली, दोनों जगह सेम लगी हुई रहती, इधर का हिस्सा जितना है उधर का हिस्सा भी उतना ही होगा, तभी तो हिसाब बराबर हो पाएंगे। नहीं तो छोटा बड़ा चलेगा क्या? नहीं। जब आप हिसाब की बात कर रहे हो तो हर चीज कैसी होनी चाहिए? बराबर। तो जब हम ये फॉर्मेट बनाएंगे हमारे बुक में भी, तो याद रहे ये हिस्सा और ये हिस्सा कैसा दिखना चाहिए? बराबर दिखना चाहिए, इक्वल दिखना चाहिए। अगर आप नहीं रख रहे हो तो फिर आप गलत जा रहे हो। हर चीज इसकी बराबर होनी चाहिए। तो बच्चा बोलता है सर क्या इंजीनियरिंग चल रही, मैं माप तोल के अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, आप तो बोल रहे बराबर दिखना दोनों भी, तो फिर अब ये होगा कैसा? तो देखिए, अब इंजीनियरिंग चल रही, इतनी बड़ी बात तो जाने की जरूरत नहीं है, कौन से तुमको स्केल और अलग से कुछ कैलकुलेशन के कुछ लाओ बोल रहे हैं। तो आप बनाओगे कैसा? इसको पेज रहता आपके पास, अकाउंट उसी पे बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप तो पेज के 2 हिस्से कर देने का ना, फोल्ड कर देने, एग्जैक्ट फोल्ड करो उसको, 2 हिस्से मिल जाते हैं, बन जाएगा हमारा अकाउंट। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ? बिना फोल्ड किए कभी भी अकाउंट बनाना नहीं, चाहे वो आपका रजिस्टर हो जिसके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या चाहे वो टेस्ट पेपर हो, या चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो।
दो इक्वल पार्ट्स दिखने चाहिए। पूरा जितना पेज दिख रहा है वो पेज का सेंटर निकालना है। ऐसा देखो, ऐसा पेज रहता है आपका, ठीक है ना, तो ये पेज है, तो इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर देंगे तो आपके दो हिस्से निकल कर आ जाएंगे। बोलिए पॉइंट क्लियर है? पेज को इस एग्जैक्ट आधा करना है आपको, जो कि आसानी से हो जाएंगे, और जब हम बनाएंगे तब आपको बता भी देंगे। बोलिए पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो एक टी फॉर्म की तरह दिखने वाला ढांचा है। अब पॉइंट ये है, इसके अंदर कितने हिस्से निकल कर आ गए बताइए जरा मुझे। तो ये एक साइड है और ये एक साइड है। अब मैं ऐसा खड़ा हुआ हूं तो उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेकिन ये लेफ्ट और राइट जो है ना, ये पोजीशन के हिसाब से बदलते रहता है। अब मैं ऐसा खड़ा हुआ हूं, आप मेरे अपोजिट में हो, तो मेरा राइट आपका लेफ्ट है और मेरा लेफ्ट आपका राइट है। समझ में आया आपको अच्छे से? इस तरह से है। तो यहां पे बड़ी दिक्कत थी कि ये दो अलग अलग साइड्स बना तो दिए हमने, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो फिर क्या किया गया, अकाउंट के दोनों साइड्स के नाम रखे। बोलिए पॉइंट क्लियर है? अब नाम क्या सोच के रखा गया, तो बोला गया अकाउंटिंग का जो मकसद होता है उसको दर्शाने वाले ऐसे दो नाम निकाल। मतलब अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, देखो अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है। अकाउंटिंग शुरू किस तरह से होती है, जब हम कुछ किसी से लेते हैं। बताओ पैसों का हिसाब कब किया जाएगा, जब हमारे पास पैसे आएंगे। बोलो पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जब हम लेंगे तभी पैसों का हिसाब का जन्म हो पाएगा। पहली चीज तो ये। अब ये हो गई स्टार्टिंग, मतलब अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हो गई। बोलो पॉइंट क्लियर है? शुरू कैसा होता है हिसाब, जब आप लेंगे तभी तो जाके लिखेंगे। पॉइंट क्लियर है? जब आपने कुछ लिया नहीं तो लिखने को है क्या तुम्हारे पास में। और अब ये अकाउंटिंग का एंड क्या है, जब हम हिसाब कर लेते हैं प्रॉपर और सिस्टमैटिक वे में, तो हम ये इसलिए कर कर रखते हैं कि कल को कोई प्रॉब्लम या परेशानी हो तो हमको कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। किताब को लेकर आसानी से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि पैसे आए तो कहां से आए, गए तो कहां पे गए। तो एक काम करो, हिसाब को करके संभाल कर रखो। तो इसका अंत क्या है, हिसाब की बिगिनिंग क्या है, जब आप कुछ लोगे तब वो शुरू होगा, और इसका अंत क्या है, करने के बाद इसको संभाल कर रख देना जरूरत पड़ने पे, ताकि आप उसको देख सको हिसाब को। बोलो समझ में आया? बस यही स्टार्टिंग और एंड को लेकर दो शब्द रिलेट करके ये दोनों साइड्स के नाम दे दिए। बोलो पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो ये जो पहली वाली साइड है इसका नाम डेबेरे रखा गया। समझ में आया? और जो दूसरी वाली साइड है उसका नाम क्रेडेरे रखा गया। अब पॉइंट ये है कि डेबेरे क्रेडेरे इसका मतलब क्या है। डेबेरे का मतलब है टू ओ, ओ का मतलब क्या होता है, लेना। अब बच्चे गलत समझ लेते, अच्छा सर लिए तो इधर लिखते, अरे मैंने कहा बोला। अब एग्जाम्पल लो थोड़ी देर, ये नाम रखे गए बस, ये बनता कैसा, इधर कब लिखते इधर कब लिखते, वो आज का विषय नहीं है, वो पॉइंट ही नहीं है, इंट्रोडक्शन चालू है इसका। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे डे बेरे विच मीन्स टू ओ, ओ का मतलब है लेना, लिए तो इधर लिखते, ऐसा नहीं है, ये नाम रखा गया। तो आप बोलेंगे क्या सोच के रखा गया, क्योंकि यहां से अकाउंटिंग हिसाब शुरू होता है और ये है पहली साइड, हिसाब इसमें होता ना, और ये स्टार्टिंग साइड है। तो स्टार्ट कैसा होता भैया साहब, तब आप कुछ लेते हो, उस सेंस में ये नाम। बोलो बात आपको समझ में आई? तो फिर क्या है, टू ओ, डे बेरे को बोलते। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है क्रेडेरे, इसका क्या है, अंत को रिलेट करते हुए इसका नाम रखा गया क्रेडेरे। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है जब भी आप कुछ भी करते हो वो करके संभाल कर रखना है। बोलो समझ में आया? बस यही चीज को ध्यान में रखते हुए इसके ये दो साइड्स रखे गए। अब जब ये दो साइड्स रखे गए थे तो थोड़ा नाम में लेने में दिक्कत थी, ठीक है ना। तो फिर मतलब इसका ओरिजिन अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग का जो आप सीख रहे हो, ये इटाली का है, इसलिए नाम थोड़े अजीब आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर अब इसको पूरी दुनिया में फैलाना था, पूरी दुनिया में फेमस करना था, तो डे बेरे क्रेडेरे ये थोड़ा प्रोनाउंस करने में अजीब जाता है। तो फिर क्या करे, तो फिर लैटिन लैंग्वेज से वर्ड निकाला गया और ये दोनों शब्दों को आसान किया। डे बेरे बन गया डेबिट और क्रेडेरे बन गया क्रेडिट। बोलो पॉइंट आपको क्लियर हुआ?
और फिर ये दुनिया में मशहूर हो गए अकाउंट के दो साइड्स, पहली डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट साइड। बोलो समझा आपको? अब ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड है, ये इनको पहचान मिल गया। पहली साइड कौन सी है? डेबिट साइड, ये नाम मिल गया इनको। दूसरी साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। लेकिन जब भी हम अकाउंट बनाएंगे तो उनके नाम है, तो उनके नाम यहां पे लिखने जरूरी होते हैं। बोलो क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो फिर यहां नाम लिखने पड़ते हैं, तो कहां लिखेंगे? अंदर तो हिसाब रहेगा, तो ये नाम कहां लिखेंगे कि भाई ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है? तो हम ऊपर टॉप कॉर्नर्स पे लिखते हैं। कैसा? कैपिटल डी और शॉर्टकट में लिखते हैं स्मॉल आर और डॉट डाल देते, शॉर्ट फॉर्म है ना, तो डी आर डालते हैं। और फिर जो आपका क्रेडिट साइड है तो वहां पे शॉर्ट में लिखा जाता है सी आर। बोलो पॉइंट क्लियर है? अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये सी आर का मतलब समझ में आया, क्रेडिट तो सी और आर उसमें रहता है तो शॉर्ट फॉर्म बन गया उसका, लेकिन डेबिट, दूर दूर से डेबिट शब्द के अंदर आर है नहीं, तो फिर ये डी आर क्यों? ऐसी बात ऐसी रख दी? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं किया जाता है। तो अब इसके दो थ्योरी चलती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये ओरिजिनल नेम से शॉर्टकट बनाएंगे, जैसा डेबेरे, उसमें डी भी आता, र का भी आता है तो डी आर। ट्रेडेरे, उसमें भी सी भी आता और आर भी आता। बोलो पॉइंट क्लियर है? कुछ लोग ये बोलते हैं, लेकिन मॉडर्न अकाउंटिंग का बोलना आता है नहीं नहीं ये ओरिजिनल नाम के नहीं है। तो बोले फिर क्या है? तो दूसरी थ्योरी चलती है कि डी का मतलब डेबिट है और सी का मतलब क्रेडिट है, आर का मतलब कॉमन है। तो बोले क्या है? आर का मतलब है रिप्रेजेंट करना, दिखाना। ये साइड दिखा रही है कि ये डेबिट साइड है और ये साइड दिखा रही है कि ये क्रेडिट साइड है। तो उन्होंने कहा आर का मतलब कॉमन है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। बोलिए पॉइंट क्लियर है? तो फिर क्या बना? फिर सेकंड थ्योरी के हिसाब से इसका फुल फॉर्म डेबिट रिप्रेजेंटेटिव और क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव। बोलो क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो यहां तक का इंट्रो समझ में आया? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज अ टी फॉर्म फॉर्मेट व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोला जाता है? डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड को क्या बोला जाता है? क्रेडिट साइड। अब जब हम लिखते हैं टॉप कॉर्नर्स पे तो कैसा लिखते हैं? डी आर और सी आर। ये डी आर और सी आर की दो थ्योरियां चलती है, कुछ बोलता है डेबेरे क्रेडेरे, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। और कुछ लोगों का कहना आता है कि डेबिट रिप्रेजेंटेटिव और क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव ये इसके फुल फॉर्म है और उसका ये शॉर्ट फॉर्म डी आर और सी आर। यहां तक समझा? अब हम क्या करेंगे? ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर का इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे भाई? तो आप बोलेंगे सर हिसाब करना है तो या तो इधर लिखा जाएगा या तो इधर। वो आपने नहीं सिखाया कैसा लिखते, इधर या इधर, वो आज का मुद्दा भी नहीं है हमारा, इंट्रोडक्शन चल रहा है। लेकिन पॉइंट ये है, लिखेंगे तो सही, दो साइड्स है तो दोनों साइड्स में लिखेंगे, राइट? इधर भी लिखा जाएगा इधर भी। तो अब सवाल क्या होना चाहिए? इधर डायरेक्ट लिख देते या कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह रहती, या इधर भी डायरेक्ट लिख देते या फॉर्मेलिटी वगैरह रहती? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम नॉर्मली है तो किसी का भी ऐसा खड़ा नाम लेके बुला ले सकते, लेकिन जब हम कोई काम ऑफिशियली करते हैं तो ऐसा खड़ा नाम नहीं ले सकते। मतलब कि कैसा? रमेश, सुरेश, ये तौहीन मानी जाती, डिसरिस्पेक्ट होता है, ठीक है? तो कैसा बोला जाएगा? मिस्टर, मिस, मिसेस, ऐसा बोल के बुलाया जाता। बोलिए पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो ऐसा लगता है कि भाई इज्जत दी गई है, तो थोड़ा रिस्पेक्टफुली काम होना चाहिए ऑफिशियल लेवल। हमारा पूरा हिसाब ऑफिशियल होता है। तो यहां पर जब हम लिखते हैं तो डायरेक्ट नहीं लिख देते हैं, यहां पर कुछ लगा के लिखना होता है। तो जब हम डेबिट में लिखते हैं तो डेबिट में लिखे जाने वाला हर नाम टू से लिखा जाए। बोलो क्लियर हुआ आपको? तो डेबिट में कुछ भी लिखेंगे तो डायरेक्ट नहीं लिखने का, कैसा लिखेंगे आप? टू लगाकर। जैसा कि अगर आपको यहाँ पे फैन लिखना है तो कैसा लिखेंगे आप? टू फैन। अगर यहाँ पे रमेश का नाम लिखना है कैसा लिखेंगे? टू रमेश। बोलो बात समझ में आई? यहाँ बिल्डिंग का नाम लिखना है कैसा लिखेंगे? टू बिल्डिंग। क्लियर? अब मूव ऑन करते हैं। ये है आपकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में जब लिखा जाएगा तो कैसा? तो जैसा यहाँ टू लगता है उसी तरह से यहाँ लगता है बाय, और ये कॉमा डालना जरूरी है और फिर लिखना है जो भी आपको लिखना। बोलो पॉइंट क्लियर है? और जब ये टू का टी और बाय का बी लिखेंगे आप तो फिर याद रहे वो कैपिटल होना चाहिए और बाद का स्मॉल होना चाहिए। बोलो क्या ये बातें समझ में आई? तो इस तरह से डेबिट में लिखेंगे तो टू से, क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय से।
और हमारा जो अकाउंट होता है आमतौर पे ये कब तक खुला रहता है? तो इसका जवाब है, इसका पीरियड डिसाइड किया है हमारी अकाउंटिंग के, वो है साल भर। बोलो पॉइंट क्लियर है? कब तक के रहता है? साल भर तक। अब आप बोलेंगे सर मैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूं, एकेडमिक वर्ल्ड में हूं, यहां क्या करना है? प्रॉब्लम खत्म होते ही क्लोज कर देना। समझ आई बात आपको? प्रैक्टिकल लाइफ में रहते तो साल भर तक जो अकाउंट है वो खुला रहता है। बोलिए क्या ये बात आप सबको समझ में आई है अच्छे से? तो फिर पॉइंट यहां पर ये है कि साल भर तक ये अकाउंट हमारा बनता है और साल भर के आखिरी में इसे कर दिया जाता है क्लोज। जब इसे क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के लिए शर्त है कि इसमें टोटल करना होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें पैसों का हिसाब होता है, तो पैसों का हिसाब है तो टोटल तो मारना पड़ेगा ना, तो इसको टोटल करना पड़ता है। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ आपको? और जब हम इसकी टोटल करते हैं तो फिर वो टोटल को अकाउंटिंग की भाषा में बोला जाता है, आप में से कोई बोलना चाह रहा है? नहीं, बिना देखे, कास्टिंग। क्या बोला जाता है? कास्टिंग। बोलो समझ में आया? तो टोटलिंग को हमारे अकाउंट्स में क्या बोला जाता है? कास्टिंग। अकाउंटिंग एक भाषा है ना, तो फिर यहां पे टोटल करने को क्या बोलते हैं? तो कास्टिंग। बोलो समझ में आया आपको? अकाउंटिंग में आप क्या कभी टोटल कर रहे हो? दो ही तो किताबें या जर्नल है, लेजर। टोटल करते हैं तो उसको कास्टिंग ही बोलते। बोलिए समझ में आ गया अच्छे से? तो इस तरह से टोटल कर दी जाती है और वो टोटल को कास्टिंग बोलते। लेकिन ये राज अभी भी राज है कि आखिर अकाउंट क्लोज होता कैसे, इसकी टोटल होती कैसे। थोड़ा सा तरीका अलग है जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर में आपको अकाउंट क्लोज करना है और आपको टोटलिंग करनी है। तो किस तरह से क्लोज होता है उसके लिए तो मुझे आपको डेमो दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी जितना मैं बोल सकता था वो सारी चीजें मैंने बोलकर बता दिया। बोलिए क्या आप सबको समझ में आया? अब कुछ कुछ बच्चों का अभी भी दिमाग में कुछ चल रहा होगा, सर रियली ऐसा होता है अकाउंट? तो जवाब है इसका नहीं। ये समझाने के लिए मैंने ऐसा टी फॉर्म में रफ रफ बताया। इसको फेयर बनाया जाता है। ये डेबिट साइड में कुछ कॉलम्स होते हैं, क्रेडिट साइड में कुछ कॉलम्स होते हैं, सिस्टमैटिक बनता एकदम झक्कास टाइप। बोलो समझ में आया आपको? तो वो कैसा होता है फॉर्मेट? यहाँ कितने कॉलम्स है? क्यू है। यहाँ कितने कॉलम्स है? क्यू है। तो वो बताओ मुझे, ताकि अगर प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए हमें बनाना पड़े तो हम उसको बना सके। बोलो पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो अब ये सारी चीजें हम देखना शुरू करने वाले हैं पीपीटी के। तो अच्छे से आपको ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं जब तक कनेक्ट करता हूं आप रिलैक्स करो। जो सेकंड स्टेज में हमारे बेसिक्स के हमने जो शुरू किए हैं वो है अकाउंट का इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंट में सबसे पहले अकाउंट होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था अकाउंट और कुछ नहीं, स्क्रीन पे नजर रखो आप, अकाउंट और कुछ नहीं टी फॉर्म का फॉर्मेट होता है। अब ये टी फॉर्म का फॉर्मेट ही क्यों होता है? द रीजन इज अकाउंट के दो हिस्से होते हैं, तो टी फॉर्म के फॉर्मेट से ये अकाउंट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखो किस तरह से, एक ये वाली साइड हो गई जिसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और एक ये वाली साइड हो गई जिसे बोला जाता है राइट हैंड साइड। तो दो साइड्स दिख गए आपको। तो एक्चुअल में टुकड़े करके नहीं बनाना है आपको, वो बनेगा ऐसे ही दिखाने के लिए मैंने आपको बताया हूं कि ये टू इक्वल पार्ट्स इसके हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अभी स्टार्टिंग है बोल के मैं बोल रहा हूं, लेकिन इनके नाम रखे गए। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो नाम है वो ओरिजिनली क्या रखा गया था? डेबेरे। मतलब क्या है इसका? टू ओ, ओ का मतलब लेना। और जो राइट हैंड साइड है उसका नाम क्या रखा गया था? क्रेडेरे, जिसका मतलब क्या है? टू इंटरेस्ट। ठीक है ना? और इस तरह से डेबेरे क्रेडेरे ये नाम इन दोनों साइड्स को दिए गए थे। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि ये नाम अगर अब इससे दूरी दुनिया में फेमस करना है तो थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल है। तो फिर क्या किया गया? ये जो नाम है डेबेरे क्रेडेरे, इसे लैटिन वर्ड से आसान करके डेबेरे बना, डेबिट।
और क्रेडेरे बना क्रेडिट, और फिर लोग इसे ये दोनों साइट्स को इस नाम से जानने और पहचानने लगे, और ये जो डेबेरे क्रेडेरे है ये नाम गुम हो गया, ठीक है ना, और सब उसे इसी नाम से जानने लगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये हमारे दो अकाउंट के साइड्स होते हैं। बोलिए पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब बोलते तो है डेबिट और क्रेडिट साइड, लेकिन जब आप अकाउंट बनाओगे तो ऐसा बड़ा बड़ा यहां नहीं लिखते हैं, वो समझाने के लिए बताया हो कि ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट। यहां तो हिसाब किया जाएगा, तो फिर ये लिखा कहां जाएगा, टॉप कॉर्नर्स पे लिखा जाता है, तो यहां पर लिखा जाएगा टॉप कॉर्नर पे DR और यहां पे टॉप कॉर्नर पे CR। अब ये DR और CR ये नाम से आपके शॉर्ट फॉर्म से ये दोनों साइड्स को बुलाए जाते हैं। बोलिए पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब ये DR और CR क्या है, तो इसकी दो थ्योरी चलती है। कुछ लोगों का कहना है क्या कि ये ओरिजिनल नाम से निकल कर आए हैं, DR जेबेरे, CR क्रेडेरे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि D और C का मतलब डेबिट और क्रेडिट है, R का मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, तो बना डेबिट रिप्रेजेंटेटिव, ये दूसरी थ्योरी, और क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव। अब आप देखोगे तो मॉडर्न अकाउंटिंग इसी नाम से बुलाती है, डेबिट रिप्रेजेंटेटिव और क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव। हम भी आपको बोलेंगे, आप भी इसी नाम से इसको याद रखेंगे, DR और CR के फुल फॉर्म। बोलिए आपको समझ में आया। तो इस तरह से ये दोनों साइड्स के नामकरण हुए और ये साइड्स में हिसाब होना शुरू हुआ। क्लियर हुआ आपको। तो आप जब बनाओगे तो फॉर्मेट बनाओगे और कॉर्नर्स पे DR और CR लिखोगे, जिसका मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बोलो समझ में आ गई ये बात। अब जब हम ये दोनों साइड्स में हिसाब लिखेंगे तो कैसा, तो जब हम डेबिट में लिखेंगे तो डेबिट में लिखे जाने वाला हर हिसाब शुरू होगा 2 से, और क्रेडिट में लिखे जाने वाला हर हिसाब शुरू होगा बाय से। इन शॉर्ट, डेबिट में लिखेंगे तो 2 लगाकर, क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय लगाकर। साल भर तक अकाउंट बनते रहता है, और हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में जब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तब तक। साल खत्म हुआ तो अकाउंट क्लोज, और अपने थ्योरी में प्रॉब्लम खत्म हुआ तो अकाउंट क्लोज। बोलो पॉइंट आपको क्लियर है। तो साल के आखिरी में ये अकाउंट को कर दिया जाता है क्लोज। तो क्लोज करने के लिए आपको इसकी टोटल करनी होती है, और टोटल को क्या बोला जाता है हमारी अकाउंटिंग में, कास्टिंग। टोटलिंग इज कॉल्ड कास्टिंग इन अकाउंट्स। यहां तक मैंने आपको बताया था, और फिर मैंने कहा था कि ये बात मैंने नहीं बताया कि आखिर ये टोटल होती कैसी है और अकाउंट क्लोज होता कैसा है, उसके लिए आपको देखना होगा, मैंने ये कहा था। तो ये तो मैंने बोर्ड पे जब था तो ये सारी बातें बता दिया था, और अभी फिर से आपको ये सब देखने के लिए अच्छे से मिल गई। अब यहां से जो बता रहा हूं ये मैंने बोर्ड पे नहीं बताया था, तो सबको फुल कॉन्सेंट्रेट करना है। बोलो पॉइंट क्लियर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हाउ अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। जब साल खत्म होता है और जब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं तो ये क्लोज किया कैसा जाए। तो क्लोज करने के लिए मुझे कुछ डमी में अमाउंट्स लेनी पड़ेगी, मतलब डेमो दे रहा हूं ना मैं, तो मैं कुछ काल्पनिक फिगर्स यहां, इमेजिनरी फिगर्स यहां बता रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि क्लोज अकाउंट होता कैसा है। और याद रखो, मैक्सिमम चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जहां पे अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। अगर आप ये ध्यान से नहीं देखोगे तो याद रखो आपको अकाउंट क्लोज करते नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत है। बोलो समझ में आ गई ये बात। तो चलिए कैसा करते हैं क्लोज। तो एग्जांपल कि डेबिट में कुछ अमाउंट्स है और क्रेडिट में कुछ अमाउंट्स है, तो हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ अमाउंट्स ले रहे हैं डेबिट में और क्रेडिट में। तो एग्जांपल, आपने ये नहीं पूछना कि कहां से आई अमाउंट, आपको ये अभी तक नहीं सिखाया गया कि डेबिट में कब लिखते क्रेडिट में कब लिखते, वो आज का मुद्दा नहीं है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जब यहां लिखा जाता है और क्लोज करो बोलते तो कैसा करते। बोलो समझ में आ गई ये बात। तो मान लीजिए कि डेबिट में कुछ अमाउंट है, से फॉर एग्जांपल 5000, 3000 और 2000, तीन तीन अमाउंट्स लेते हैं, ठीक है। और क्रेडिट में भी कुछ अमाउंट्स है, 1000, 500 और 1500। तो ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, इधर कुछ अमाउंट्स है और इधर कुछ अमाउंट्स है। अब हमें बोला जा रहा है कि चलो अकाउंट को क्लोज करो। बोलो समझा। अब जब हम क्लोज करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ये दो साइड्स है, तो पता करो कौन से साइड की टोटल ज्यादा है। बोलो मुश्किल था क्या ये, नहीं ना।
कौन से साइड की टोटल ज्यादा है? तो चलो जरा मुझे देख के बताओ, डेबिट में ये अमाउंट है, क्रेडिट में ये अमाउंट है, कौन से साइड की टोटल ज्यादा है? डेबिट की है। चलो कितनी आ रही है टोटल? 10,000। इधर की कितनी आ रही है? 3,000। तो कौन से साइड की टोटल ज्यादा है पहले आपको वो पता करना है। तो डेबिट की टोटल ज्यादा निकल कर आ गई, राइट है। तो डेबिट की टोटल ज्यादा आई तो आपने यहां पर लिख दिया। बोलो समझा क्या आपको अच्छे से? तो आपने 10,000 रुपए यहां लिख दिया। ऐसे ही करना है आपको, जो साइड की टोटल ज्यादा रही वहां लिख दिया। इधर की ज्यादा है ना तो यहां लिखे आपने, अभी इधर कुछ लिखे क्या? नहीं। अब यहां से ध्यान देना आपको जरूर। तो सबसे पहले क्या पता करना होता है अकाउंट क्लोज करने के लिए? कौन से साइड की टोटल ज्यादा। अब आपको पता चला डेबिट की टोटल ज्यादा है, ठीक है ना। तो जब डेबिट की टोटल ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेबिट में अमाउंट बच रही, राइट है या रॉन्ग? डेबिट में अमाउंट बच रही। कैसा? देखो टोटल है 10,000 और इधर की कितनी है? 3,000। अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोल रहे डेबिट की टोटल ज्यादा है, अगर मैं पूछूं कितनी ज्यादा है तो आप जवाब दे पाएंगे? कितनी ज्यादा है? 7,000। कैसा निकाला आपने ये? आपने बोला देखो सर डेबिट की टोटल 10,000 है, आप बोल रहे ये कितना ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इधर की 3,000 है, काट दिया, बचा कितना? 7। तो 7,000 रुपये इधर ज्यादा है इसके कंपैरिजन, राइट है। तो ये जो आपने बताया कि डेबिट की टोटल ज्यादा है, तो ये बात क्लियर हुई सबको कि डेबिट की टोटल ज्यादा है तो डेबिट में अमाउंट बचती है, और डेबिट में अमाउंट बच रही है, बचने को अकाउंट की भाषा में बैलेंस बोलते हैं, और डेबिट में बच रही है तो कंसेप्ट बनता है डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट। अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? डेबिट की टोटल ज्यादा है। तो फिर आप मूव ऑन करते हो कि कितनी ज्यादा है डेबिट की टोटल, तो आपने क्रेडिट का माइनस किया तो पता चला 7,000। अब सुनिए इंपॉर्टेंट, आप बोलेंगे ये सर अजीब बीच में क्यों लिख दिया सर, इसको यहां लिखना था ना। नहीं लिखते ऐसे, ये डेबिट की इतनी अमाउंट ज्यादा है वो दिखाने के लिए मैंने आपको यहां पे बताया हो लिखकर। अकाउंट को क्लोज करने की एक शर्त है, एक कंडीशन, दोनों साइड की टोटल बराबर होनी चाहिए, तभी जाके अकाउंट क्लोज होता है। तो अब दोनों साइड की टोटल बराबर कैसा करेंगे हम? तो जरा दिमाग लगाओ। इधर जितनी अमाउंट ज्यादा है इधर उतनी ही अमाउंट क्या है? कम है। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है ये बची हुई अमाउंट को, अब ये अमाउंट बच रहा मतलब क्या? हिसाब अभी भी बाकी है, हिसाब अभी तक खत्म नहीं हुआ। अकाउंट में अमाउंट का बचना इज द इंडिकेशन कि पिक्चर अभी भी बाकी है दोस्तों। समझ में आया? मतलब कि हिसाब अभी भी बाकी है। तो जब हिसाब बाकी है तो ऑब्वियस सी बात है इसे कंटिन्यू किया जाएगा फिर, राइट है ना। तो इसे अगले साल में कंटिन्यू किया जाता। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है ये बचे हुए हिसाब को उस जगह से लेकर जाओ जो जगह पे अमाउंट कम पड़ रही है, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी? बराबर। तो टेक्निकलिटी को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया कि वो बची हुई अमाउंट जो है इधर जितनी बच रही है उधर उतनी ही कम पड़ रही है, तो इसको उधर से लेके गए तो दोनों साइड की टोटल सेम हो जाए। बस ये टोटल सेम करने को उसे उस जगह से लेकर जाते हैं जो जगह पे अमाउंट कम पड़ रही है। तो बताओ ये 7,000 को अगले साल में बचे हुआ हिसाब है बोलकर लेकर किधर से जाएंगे? जहां कम पड़ रहा है इधर से, तो ये अमाउंट इधर आ जाती फिर जो निकाली जाती है, ठीक है ना। अब ये जो थी आप बोलेंगे सर गलत हुआ, नहीं है, डेबिट की अमाउंट है वो बची हुई, उधर क्यों लेके गए? द रीजन इज कि हमको दोनों साइड की टोटल सेम करनी। बोलो पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो उसके लिए हम वहां से लेकर जा रहे ऐसा बोल रहे हैं। अब ये जो 7,000 रुपया है, ये 7,000 रुपया ये बच रही है और हम इसे हिसाब को कंटिन्यू करने के लिए अगले साल में लेकर जा। बोलिए पॉइंट क्लियर है? बचने को बोलते हैं बैलेंस, लेकर जा रहे, लेके जाने को बोलते हैं कैरी करना, और लेके जाके हिसाब को लिखना पड़ेगा, राइट डाउन का डाउन लिया गया है, तो कंसेप्ट बना बैलेंस कैरीड डाउन। और ऐसा करने से ही याद रखो इधर की भी टोटल क्या होती है? सेम होती है। लिख दिया यहां बैलेंस कैरीड डाउन, लेके जा रहे बोलकर लिखा आता है। अब आप बोलेंगे सर यहां तो लिख दिया, लेकिन आप मुझे बताओ क्रेडिट में कुछ भी लिखे तो क्या लगा के लिखते हैं? बाय। तो यहां पे बाय लगेंगे, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कॉमन नाम क्या है जब आप लेकर जाते तो बैलेंस कैरीड डाउन। अब वो जगह देखकर 2 बाय लगता, अब ये क्रेडिट था बोलकर बाय लगा,
बोलो समझ में आया? ऐसा करके टोटल सेम होती और अकाउंट क्लोज होता। अब आप बोलेंगे सर खाता क्लोज तो हो गया, लेकिन इसे कंटिन्यू कैसा करते? तो मेरा सवाल है, ये 7,000 अमाउंट थी किधर की? डेबिट की। तो इधर क्यों लिखे? तो आप बोलेंगे वो टोटल सेम करने के वास्ते करना पड़ता है इसे, राइट है? तो हो गया ना, ये सब अकाउंट क्लोज हो गया, टोटल सेम हो गई, तो ये अमाउंट अगले साल में जिस जगह की थी उस जगह वापस आ जाती। बोलो समझ में आया? तो ये 7,000 रुपए किधर वापस आ जाना चाहिए बताइए? डेबिट में। तो ये 7,000 वापस आ जाती है डेबिट में, और हमने लेकर आए, लेकर आने को क्या लेकर आए? बैलेंस, बचे हुआ बैलेंस लेके आने को बोलते ब्रॉट, लिखने को बोलते डाउन, राइट डाउन का डाउन, ठीक है ना? तो कंसेप्ट बना बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब किधर लेकर आए हमने? डेबिट में, तो यहां क्या लगाएंगे? 2। बस खत्म। ये तरीका है अकाउंट को क्लोज करने। बोलो समझ में आया? कोई डाउट इसमें? लेकिन आपने गौर करें, अकाउंट के 2 साइड से अभी हमने इसको क्लोज किया तो डेबिट की टोटल ज्यादा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि सारे अकाउंट के डेबिट की टोटल ज्यादा रहेंगी, कभी कभी क्रेडिट की भी आ सकती है। बोलो पॉइंट समझ में आया? तो जब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं ना, तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, या तो डेबिट की टोटल ज्यादा है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 3, जरूरी थोड़ी है कि हर वक्त हिसाब करेंगे तो बचना, फिटम फाड़ भी तो हो सकता है, बराबर। नंबर 3 क्या है? दोनों साइड की टोटल सेम है, बराबर है, कुछ भी नहीं बचना, हो गया सब खत्म। तो कितने पॉसिबिलिटीज होती है जब अकाउंट को क्लोज करते हैं? 3। बस 3 ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप कितने भी बड़े लेवल का अकाउंट क्लोज करो, कौन सी भी क्लास का करो, जब क्लोज किया जाएगा तो यही 3 पॉसिबिलिटीज निकल कर आएंगी। तो अभी हमने आपको डेबिट बताया, सेम टू सेम अब मैं क्रेडिट का बता रहा हूं आपको। तो ये आपको समझ में आया? तो क्रेडिट वाले में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान से। तो चलो फिर अब अगला मूव ऑन करते हैं हम। तो चलो कुछ अमाउंट्स मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ये 8,000, 5,000, 7,000। क्रेडिट में है 9,000, 7,500 और 8,500। अब बताओ जरा, क्लोज करना है तो पहले क्या देखेंगे? कौन से साइड की टोटल ज्यादा है? बोलो कौन से साइड की? क्रेडिट की। कितनी आ रही है टोटल? बोलो 25,000 क्रेडिट की है ना, तो यहां लिख दिए। समझ में आया? तो क्रेडिट की टोटल ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्रेडिट में अमाउंट बच रही है, और क्रेडिट में अमाउंट बच रही है मतलब क्रेडिट बैलेंस। बोलो समझ में आया? तो उसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। अब कितना है क्रेडिट बैलेंस? मतलब क्रेडिट में कितनी अमाउंट बच रही है, तो वो पता करने के लिए डेबिट की अमाउंट आपको माइनस करना पड़ेगा। चलो माइनस करके बताओ। 5,000 किधर बच रही है? ये क्रेडिट में बच रही है, लेकिन अकाउंट को क्लोज करना है, टोटल सेम करना है, तो इसे लेकर उस जगह से जाना होगा जो साइड में अमाउंट कम पड़ रही। बोलो अमाउंट किधर कम पड़ रही? तो इसको यहां से लेके जाएंगे, लेके जाएंगे तो नाम क्या लगाएंगे? बैलेंस कैरीड डाउन। और डेबिट से लेके जा रहे तो क्या लिखेंगे? 2। समझ में आया? और ऐसा करने से इधर की भी टोटल सेम, और फिर ये बैलेंस जिधर का था अगले साल में उधर वापस आ जाता है। तो ये 5,000 रुपया अगले साल में अपनी जगह वापस आ जाएगा। लेकर आए बोल के क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्रेडिट में लिखा तो बाय। बोलो समझा? अच्छा मुश्किल दिखा क्या कुछ? नहीं ना, बस इसे याद रखो, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो मैं भी जब अकाउंट्स क्लोज करूंगा तो ऐसे ही, आप भी करोगे तो ऐसे ही करेंगे। बोलो समझ में आया आपको अच्छे से? वो तो मैं डिटेल में बता दे रहा हूं, वो बाद में आके जाके ब्रॉट डाउन होता, ये होता वो होता, लेकिन हमें सिर्फ क्लोज करके आगे बढ़ते रहना होता है। वो कैसा किया जाता है जब हम प्रॉब्लम में रहेंगे तब आपको बता देंगे, कि हमने पूरा कंप्लीट बता दिया। बोलो समझ में आई ये बात? अब हम पढ़ते तीसरी पॉसिबिलिटीज पे। अभी हमने पहला क्या देखा? डेबिट बैलेंस। दूसरा क्या देखा? क्रेडिट बैलेंस। अच्छा डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं? अकाउंट के डेबिट की टोटल ज्यादा, तो कितनी ज्यादा है उस अमाउंट को बोलते हैं डेबिट बैलेंस। समझ में आया? फिर उसके बाद में क्रेडिट की टोटल ज्यादा रही तो क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? कितनी ज्यादा है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कितना है क्रेडिट बैलेंस, तो आप जवाब में क्या देंगे? 5,000। कितनी ज्यादा है वो अमाउंट को बोलते हैं डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। बोलो समझ में आया आपको अच्छे से? इस तरह से। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी नंबर 3, आपके सामने कुछ अमाउंट्स है 5, 8 और 7, फिर 6,000, 5,500 और 8,500। अब दोनों की टोटल करके बताओ कौन सी ज्यादा है? दोनों सेम है, कितनी है?
तो चलो फिर दोनों की टोटल सेम है 20,000 20,000। तो बताइए मुझे आप, कोई भी साइड की टोटल ज्यादा आई? नहीं। अगर ज्यादा आती तो हम बोलते बच रहा। अब जब ज्यादा टोटल आई नहीं, बराबर आई, तो हम बोलेंगे कुछ भी बच रहा नहीं। इसे बोलते हैं नील बैलेंस। क्या बोलते हैं इसे? नील बैलेंस का मतलब क्या है? बच्चा आमतौर पे पूछता, सर अब सीख रहे हैं तो पूरा सिखा दो, क्या मतलब होता है नील बैलेंस का? इट मींस हिसाब खत्म, हिसाब खत्म हो गया। अब जब कुछ बैलेंस ही नहीं बचा, कॉमन सेंस, काय का लेकर जाएंगे और काय का लेकर आएंगे जब कुछ बचा ही नहीं? तो यहां कोई बैलेंस कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन नहीं हो। क्या आप सबको अच्छे से समझ में आया? तो अकाउंट को क्लोज करते समय ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है और इस तरह से किया जाता है। अब मूव ऑन करेंगे आगे। आखिरी पॉइंट, सर ये टी फॉर्म बता तो रहे हो, लेकिन आपने हमको क्या बोले थे बोर्ड पे कि ये डेबिट में कुछ कॉलम्स होते हैं, क्रेडिट में कॉलम्स होते हैं और एकदम झक्कास दिखता है अकाउंट। तो कैसा दिखता है? अब हम उस पे आ जाते हैं, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। तो आपको ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी। तो कैसा बनता है देखो, मैं टी फॉर्म से आपको बता रहा हूं ये बना कैसा। तो पहले हम क्या करते हैं, टी बना लेते। अब जरा गौर कर रहे हो आप, मैंने जब ये टी का जब सेंटर का लाइन मारा हो तो ये डबल अंडरलाइन। क्यों? ताकि दिख के आए कि ये डेबिट का सेक्शन है और ये क्रेडिट का सेक्शन, मतलब ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड दिख के आना चाहिए ना। तो थोड़ा हाईलाइट करने के लिए डबल बारीक बारीक अंडरलाइन मारने। आप भी करोगे तो ऐसे। बोलो समझ में आया सबको? अब बताइए ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड। टॉप कॉर्नर पे क्या लिखते हैं? डीआर। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। टॉप कॉर्नर पे क्या लिखते हैं? सीआर। राइट है। अब यहां कितने कॉलम्स होते हैं, यहां कितने कॉलम्स होते हैं? अब मैं एक एक करके वो बता रहा हूं। सबसे पहले जब हम हिसाब लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है तारीख लिखनी पड़ेगी। कौन से तारीख पे करे तुमने? तो सबसे पहला कॉलम होता है डेट का। फिर उसके बाद में क्या कर रहे भाई तुम, ये क्या लिख रहे हो यहां पर, काय का हिसाब है ये? तो फिर उसके लिए होता है दूसरा पर्टिकुलर्स। फिर उसके बाद में अगला होता है अमाउंट रुपीस। बोलो पॉइंट क्लियर है? फिर उसके बाद में क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस और इसके कॉलम्स होते हैं इस तरह से। ठीक है। अब जरा अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम इसको जरा हेडिंग बोलकर यहां पे भी लाइन मार के क्लोज कर देंगे इस तरह। तो ऐसा होता है आपका पूरा का पूरा अकाउंट का फॉर्मेट। दिख रहा ना झकास एकदम? लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे, देखो ऐसा हो गया, फिर उसके बाद में अकाउंट को ऐसा क्लोज कर दिया जाता है और यहाँ पे क्लोज करते समय पर दोनों साइड की टोटल सेम होती है ना, तो यहां ऐसा टोटल टोटल लिखा जाता है। समझा क्या? अब आते पॉइंट। आप सब 11th पढ़ के आए, तो आप में से बहुत सारे, लगभग सारे ही स्टूडेंट्स ये बोल रहे होंगे सर एक कॉलम और है ना। मैं पूछूंगा कौन सा, तो वो जवाब देंगे जेएफ। राइट है? कौन सा? जेएफ। तो चलो ठीक है भाई, ये लो एक कॉलम और, दोनों जगह पे डाल दिया हूं मैंने जेएफ जेएफ। आप बोलेंगे फिर पहले का को नहीं डाले यार, क्यों सता रहे हमको? इसलिए 11th में जब आप बेसिक्स में थे और 11th स्टार्टिंग थी, इसलिए पूरा बताना आपको जरूरी है। लेकिन रियलिटी क्या है, आप जब रजिस्टर पे ये फॉर्मेट बनाओगे अकाउंट का, तो वहां पर जगह ज्यादा नहीं होती और ये कॉलम में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब लेजर में जर्नल के पेज नंबर्स होते हैं, जर्नल में लेजर के पेज नंबर्स होते हैं। तो जब जर्नल का फॉर्मेट बनाते तो वहां एलएफ रहता है। समझ में आया? और जब हम लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं तो यहाँ पे जेएफ रहता है। उसमें इसके पेज नंबर्स, इसमें उसके पेज नंबर्स, काय के लिए? क्रॉस चेक के लिए, क्योंकि उधर का रिकॉर्ड इधर ट्रांसफर होता है। तो कनेक्शन बिठाने के लिए पेज नंबर्स अपोजिट बुक्स के डाले जाते हैं। बोलो समझ में आया? हम यहाँ पे प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में तो है नहीं रियल लाइफ की, हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो कभी भी पेज नंबर्स का कॉलम हमारे लिए खाली ही रहना। तो जबरदस्ती के यार ऑलरेडी हमारे पास जगह में प्रॉब्लम है, तो वो क्यों बनाए? तो 12th के लेवल के ऊपर आपको इजाजत है कि वो कॉलम आप नहीं भी बनाए तो चलता है। बोलो बात समझ में आई? तो फिर आप जब अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे बताइए? डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, ऐसा। वो आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए जेएफ को लाया था। इसी तरह से आपने अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस क्रेडिट साइड। और जब आप ये बॉर्डर बनाएंगे ना, तो ये बॉर्डर 2 लाइन को यूज करके बनाना, ताकि ऊपर की लाइन में आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट और ये नीचे सिर्फ रुपीस का सिंबल डालना हो। तो 2 लाइन में आप बॉर्डर बनाओगे तो ऐसा दिख के भी आता कि अकाउंट की हेडिंग्स है वो फॉर्मेट की।
एक लाइन का नहीं बनाना। बहुत सारे कंजूसी करते हैं बच्चे, करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन से कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन मायने रखता है अकाउंट्स। तो इस तरह से बनता है हमारा अकाउंट का फॉर्मेट। क्या आप सबको समझ में आया? कोई डाउट, डिफिकल्टी? तो चलिए फिर, यहां पे हमने अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया। आज हमें इतना ही देखना था इंट्रोडक्शन टू अकाउंट में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप सबका अब ये सोचना होगा, आप सबका ये सोचना होगा अब, सर सेगमेंट खत्म हो गया क्या सेकंड वाला? तो जवाब है नहीं, सेकंड सेगमेंट अभी भी बाकी। वो क्या? सर आपने बता तो दिए कि ये अकाउंट ऐसा बनता है, आखिर अब जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो ऐसे कितने अकाउंट्स हैं जो बन सकते, ये भी तो जानना जरूरी है आपको। तो अभी भी सेकंड वाले स्टेज का एक और नॉलेज है जो आपको देना बाकी है। बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आई है अच्छे से? तो ये जो लेवल है आपका नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए। सेकंड स्टेज, पहला स्टेज क्या था आपका बेसिक का, बेसिक कंसेप्ट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, और अभी हम कौन से वाले स्टेज पे है? 2। यहां हम क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। तो अभी हमने अकाउंट का इंट्रोडक्शन तो देख लिया, लेकिन अब ये देखना है कि आखिर हिसाब करते समय बनते कितने खाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी ये लेक्चर एंड। थैंक यू।